अस्सलाम वालेकुम। आई एम फार्मासिस्ट मेमूना और आज की मेरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन ख़वातीन के लिए है जो कंसीव करना चाहती हैं या कंसीव कर चुकी हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी लेके चलना चाहती हैं, अपने आप को स्टार्ट से ही आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहती हैं। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेडिसिन से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट से लेना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड होते हैं और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मेडिसिन के बारे में मालूमात लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है तो आपने हर मंथ डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करना है। डॉक्टर आपके मंथली बेस पे अल्ट्रासाउंड करेगी, टेस्ट करवाएगी और किसी भी कमज़ोरी, किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आपको मेडिसिन एडवाइस करेगी। उसके बाद अगर आप किसी वजह से डॉक्टर को विज़िट नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और डाइट को बेहतर बनाना है। हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इसके अलावा आपने रेड मीट यानी गोश्त को ऐड करना है। आपने वॉक करनी है, आपने बेड रिडन नहीं हो जाना, बेड रेस्ट नहीं करना और अपने आप को खुश रखना है। अपने आप को आपने एंजाइटी से, डिप्रेशन से बचा के रखना है और अपना हीमोग्लोबिन लेवल आपने स्टार्ट में ही चेक करवाना है कि आपको कहीं हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं। आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12 तक ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12 या 13 तक है तो उसका मतलब है कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड करेगी, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर जब आपका बेबी ग्रो करेगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तो आपने ख़ुद को हीमोग्लोबिन की कमी से बचाना है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक ब्लड प्रोटीन होती है जिसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, तो हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को पिक करती है और पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा बच्चे के साथ होती है, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को भी ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। हीमोग्लोबिन आयरन के बने होते हैं। अगर आयरन आपकी खुराक में शामिल नहीं है तो आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी, जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी की सूरत में ऑक्सीजन आपके बच्चे को सप्लाई नहीं होगी, इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो सकी। और अगर आपने एनीमिया को सीरियस ना लिया तो लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको विनोफर के इंजेक्शन, ड्रिप्स और इवन आपको खून भी लगवाना पड़ सकता है। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले आयरन रिच फूड अपनी डाइट में ऐड करना है। आयरन रिच फूड में सबसे पहले बीफ और मटन यानी कि रेड मीट आयरन से भरपूर होता है। आप रेड मीट की मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं तो इसकी अलग से मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप इसकी कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। रेड मीट में जो आयरन होता है वो एब्जॉर्बेबल आयरन होता है, यानी इस पे मौजूद ज़्यादा आयरन हमारी आंतों से हमारे खून में शामिल हो जाता है और स्टूल यानी पखाना के ज़रिए वेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले आपने डेली बेस पे रेड मीट को अपनी डाइट में शामिल करना है। आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना है और ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल जिनको जब कट करते हैं तो जैसे ही वो एयर पड़ती है तो उनका कलर डार्क हो जाता है। जैसे कि सेब, आलू, बैंगन को जब कट किया जाए तो इनका कलर डार्क हो जाता है, जो कि ये शो करता है कि इसमें आयरन मौजूद है। तो ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल आपने अपनी डाइट में ऐड करने हैं। लेकिन ये फ्रूट्स और वेजिटेबल में जो आयरन मौजूद होता है ये रेड मीट की निस्बत इस कम मिकदार में होता है और ये एब्जॉर्बेबल भी कम होता है। लिहाजा फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़रूर खाएं, लेकिन रेड मीट को आपने स्किप नहीं करना। अब कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, तो ऐसे लोगों को रेड मीट सजेस्ट नहीं किया जाता। या अगर आप डेली बेस पे रेड मीट को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपने पोलीमार्ट की टैबलेट्स यूज़ करनी है। पॉलीमर टैबलेट्स में आयरन और कार्बोहाइड्रेट को मिला के एक कम्प्लेक्स बनाया गया है जिसको आयरन हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोज कम्प्लेक्स कहते हैं।
ये टैबलेट्स च्यूएबल टैबलेट्स होती है और इनको खाने के लिए निगलने की ज़रूरत नहीं होती, ये चबा के खाई जा सकती हैं। इन टैबलेट्स का कलर रेडिश ब्राउन होता है और इसके एक टैबलेट में 100 मिलीग्राम आयरन मौजूद है। पॉलीमर टैबलेट की डोज़ कितनी होनी चाहिए, तो इसकी एक टैबलेट आपने रोज़ाना यूज़ करनी है और इसकी डोज़ को आपने हाफ़ नहीं कर प्रेगनेंसी के केस में या एडल्ट्स जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है तो वो पॉलीमार्ट की च्यूएबल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के लिए पॉलीमार्ट का सिरप एडवाइस किया जाता है। पॉलीमार्ट सिरप में इसकी स्ट्रेंथ जो आयरन की स्ट्रेंथ है वो कम होती है, जबकि पॉलीमार्ट की टैबलेट्स में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, 100 मिलीग्राम होती है। पॉलीमर टैबलेट्स को कितने दौरानिए के लिए यूज़ करना चाहिए, तो आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आपने पॉलीमार्ट एफ़ की टैबलेट यूज़ करनी है। पॉलीमार्ट के अल्टरनेटिव्स को अगर देखा जाए तो आयरन 1 को यूज़ कर सकते हैं आप, बिस्लेरी की टैबलेट और माल्टोफर की टैबलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। पॉलीमार्ट की टैबलेट्स को आपने हमेशा रात के वक्त इस्तेमाल करना है और खाने के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको खाली पेट मैदे इस्तेमाल करेंगे तो इससे मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है। अब आते हैं पॉलीमार टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो इसका सबसे मेजर और कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो कि सब पेशेंट्स के साथ होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ डार्क स्टूल या डिसकलरेशन ऑफ स्टूल। मतलब ये कि पखाना जो है वो आपको डार्क कलर का नज़र आएगा। तो इसमें कोई आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये पखाने का कलर जो है वो इतना डार्क क्यों हो गया, वो इस मेडिसिन की वजह से जो पखाना है उसकी डिसकलरेशन हो सकती है। इसके साथ साथ जो है वो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि इसकी वजह से डायरिया हो जाता है और मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके जो मेजर कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चर की बात करें या उसकी प्राइस की बात करें तो उसका मैन्युफैक्चर हाईक्यू फार्मास्यूटिकल्स हैं जो कि एक अच्छी कंपनी है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो उसकी प्राइस 307 रुपीज़ है और इसके एक पैक में 20 च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं। आपने इसका रेगुलर यूज़ करना है, लेकिन आपने आयरन ओवरडोज या इसकी एक्स्ट्रा डोज यूज़ नहीं करनी या आपने इसको आयरन ओवरलोड नहीं होना, क्योंकि एक्स्ट्रा आयरन फिर मसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो आप अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 14 तक है तो उसके बाद आपने इसका यूज़ स्टॉप कर देना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आप किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेडिसिन का बता सकते हैं और मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।